अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 9th क्लास विज़ में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, लाइक का मतलब होता है सेम। ठीक है, पैरेलल का क्या मतलब होता है, पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल का क्या मतलब होता है कि जिनके दरमियान में एंगल क्या हो, जीरो हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास ये एक वेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह लेता हूँ मेरे पास एक कोई और वेक्टर है। अब अगर देखा जाए इन दोनों के दरमियान में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो ये एक दूसरे क्या होंगी, फोर्सेस पैरेलल होंगी। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस को क्या कहा जाता है, पैरेलल फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो फोर्सेस होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी है, पैरेलल का क्या मतलब होता है, हमारे पास अगर दो फोर्सेस हैं, द फर्स्ट वन इज F1 एंड द सेकंड वन इज F2। अब अगर इन दोनों के दरमियान में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंगल अगर देखा जाए जैसे वैसे अगर इस तरह की फोर्सेस हो, ये F1 है ये, और ये हमारे पास F2 है, तो अब देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ कोई एंगल नहीं बना रहे। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में है। तो इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो पैरेलल हो और सेकंड क्या है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, अगर ये हम देखते हैं लेफ्ट से राइट साइड पे है, तो ये भी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह की फोर्सेस को क्या कहा जाता है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल क्या होगी, कॉमन सी एग्जांपल है वेट ऑफ एन एप्पल्स इन अ बैग। ठीक है, आपके पास एक हैंड बैग है जिसके अंदर आपने कुछ सेब रखे हुए हैं, एप्पल्स रखे हुए हैं। अब हमें पता है कोई भी चीज़ होती है तो उसका वेट लाजमी होता है। अब जो एप्पल्स होंगे उनका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो ये जितने भी हमारे पास एप्पल्स हैं, अगर देखा जाए तो इनका जो वजन है ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। अब देखा जाए तो तमाम के तमाम जो एप्पल्स हैं उन सब का जो वेट है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डाउनवर्ड है, तो ये फोर्सेस देखते हैं सबसे पहले तो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। द आंसर इज यस। ये तीनों जो एप्पल्स हैं इनकी तीनों की जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि इन तीनों के दरमियान में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो तीनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, डाउनवर्ड है। तो इस वजह से दोनों कंडीशन पूरी होने की वजह से ये हमारे पास किसी एग्जाम्पल है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख देते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अनलाइक मतलब जो लाइक ना हो। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों मगर बट हैव अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, लेकिन उनकी डायरेक्शन अब क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड हो जाए, अगर एक लेफ्ट साइड पर है तो दूसरी राइट साइड पर हो जाए। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं उसको क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अगर इसी एग्जांपल की बात की जाए कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी, एप्पल सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, जिसके साथ हमने एक जो एप्पल है उसको सस्पेंड किया, उसको लटकाया हुआ है। तो अब अगर हम इस पे देखते हैं, यहाँ पर इसका जो वजन होगा वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन जो टेंशन होती है, ठीक है, जो रस्सी के अंदर तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, उसे हम टेंशन कहते हैं, तो वो किस तरफ होगा, अपवर्ड होगा। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग वाला जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो अगर मासेस हो, ए हो और बी हो, तो उसके ऊपर जो हमारा वेट होता है और टेंशन होते हैं किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये उसी की एक एग्जांपल है कि इसके अंदर आप देखते हैं कि दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। एक हमारे पास डाउनवर्ड है और दूसरी की अगर हम बात की जाए तो वो अपवर्ड है। अब देखा जाए तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल तो हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई भी किसी भी किस्म का एंगल नहीं बन रहा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए, जो टेंशन है वो हमारे पास अपवर्ड है, लेकिन जो वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन है हमारी पूरी होती हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास किसके अंदर एग्जाम्पल होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जाम्पल होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे पता है कि फोर्स हमारे पास एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो दो तरह की हो सकती है, आइदर इट विल बी स्केलर और वेक्टर। ठीक है, जो फोर्स हमारे पास है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, अ क्वांटिटी दैट नीड्स टू डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी मिकदार जिसको बयान करने के लिए हमें उसकी मिकदार और साथ में उसकी सिमत जो है उसको भी बयान करना पड़े। तो अब हमारे पास जो ये फोर्स है ये किस तरह की क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से फोर्स का तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, अ सिंगल फोर्स अटेन्ड बाय एडिंग ऑल फोर्सेस। हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हों, अगर उन तमाम फोर्सेस को हम ऐड कर दें, जमा कर दें, मिला दें, तो उनके नतीजे में जो हमारे पास एक सिंगल फोर्स हमें हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी है, रिजल्टेंट फोर्स। इसके नाम से ही जाहिर है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी होगी, जो एज अ रिजल्ट हमें हासिल होगी। हमारे पास जितनी भी फोर्सेज होंगे उन सबको हम अगर मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उनके नतीजे में हमारे पास एक सिंगल फोर्स हमें हासिल होगी, वो क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर हम एक चीज बताई हुई है, वी कैन नॉट ऐड फोर्सेस बाय कॉमन मैथमेटिकल एडिशन मेथड। हमारे पास जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम जो हमारा कॉमन मैथमेटिकल रूल होता है ऐड करने का, उसके तहत हम ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि मैथ में तो हमारे पास ये रूल होता है ना कि जैसे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, एक हमारे पास 2 है और एक 3 है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। ये तो हमारे पास थी एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसके लिए हमारे पास डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से हम उनको कॉमन मैथमेटिकली मेथड से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें डायरेक्शन का भी देखना होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक हमारे पास मेथड है ग्राफिकल मेथड। हम उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ के अंदर हमें पता है कि जो हमारे पास ग्राफ होते हैं इसके अंदर हमें डायरेक्शन का भी पता चल रहा होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, या फिर अगर एक्सिस की बात कर लीजिए, एक्स एक्सिस हमारे पास होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन का भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। अब इसके बाद वेक्टर्स को ग्राफिकली मेथड के जरिए से ऐड करने का एक हमारे पास जो रूल है उसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। हेड टू टेल रूल होता क्या है, अब इसको मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा दो वेक्टर्स की मदद से। लेट अस सपोज के वी हैव ओनली 2 वेक्टर्स, द फर्स्ट वन इज वेक्टर ए एंड द सेकंड इज वेक्टर बी। देन हाउ वी कैन ऐड वेक्टर्स इन सच अ वे दैट हेड टू टेल रूल इज एप्लीकेबल। हम इनको किस तरीके से ऐड करेंगे जो हमारा हेड टू टेल रूल है वहां पर अप्लाई हो। तो हमारे पास ऐड करने का तरीका ये है, ऐड 2 वेक्टर्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वेक्टर ए इज ज्वाइंट विद द टेल ऑफ वेक्टर बी। Then draw a resultant vector that joins tail of vector A with the head of vector B। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, हमें कहा गया कि हमारे पास अगर एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, B है। अब वेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेल, और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन का बता रहा होता है। तो आपने 2 वेक्टर्स को इस तरीके से ऐड करना है। हमें ये बताया गया कि अगर वेक्टर A है, वेक्टर A का जो हेड है, ठीक है, हेड ऑफ वेक्टर ए, इसको आपने मिलाना है। ये हमारे पास एक वेक्टर, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वेक्टर बी है। पहले वेक्टर का जो हेड है उसे हमने मिलाना है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। सही हो गया, जो वेक्टर ए है इसके हेड को हमने अटैच करना है, ज्वाइन करना है, कोइंसाइड करना है विद द टेल ऑफ वेक्टर बी। ठीक हो गया। अब उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना होगा, क्योंकि 2 ही वेक्टर्स हैं, इसके अंदर लास्ट में हम क्या करते होते हैं, फिर एंड में हम क्या करते हैं, अब जो वेक्टर ए है इसकी टेल को अब हमें अटैच करना होगा हेड ऑफ वेक्टर बी के साथ। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला मेथड क्या है, 2 वेक्टर्स ले लेने हैं, फिर उसके बाद पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला देना है, फिर इसका उल्ट करना है। वेक्टर का हेड हो गया, ए वेक्टर का हेड हो गया, अब इसका क्या रहता है, ए वेक्टर की टेल, और इधर से जो हमारे पास बी वेक्टर है इसकी टेल हो गई, इसका हेड रह गया। तो पहले हमने क्या किया था, पहले वेक्टर के हेड को मिलाया था दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। अब उसका उल्ट काम होगा, पहले वेक्टर की टेल को अब हमने मिलाना है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, और ये जो लास्ट में हम एक ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि ये इन दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बात भी की थी, 2
हमारे पास फोर्सेस होती हैं, उनको ऐड करने से या दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो एक सिंगल हमें वेक्टर हासिल होता है, जो एक सिंगल फोर्स हासिल होती है, उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, या वेक्टर की फॉर्म में कहा जाता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और इसको हम यहाँ पर रिजल्टेंट को हम कह भी सकते हैं कि अब हमने क्या कर दिया, ए और बी को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया है। और वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हमने बात की थी कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो का जो साइन है वो शो कर सकते हैं। इससे ही पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो क्वांटिटीज हैं ये कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब ये तो हमारा है हेड टू टेल रूल दो वेक्टर्स के केस में। एक्सरसाइज के अंदर एक एमसीक्यू भी मौजूद है, हेड टू टेल रूल की मदद से हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, या हम अपनी मर्जी के जितने मर्जी वेक्टर्स हमारे पास हो हम उनको ऐड कर सकते हैं। द आंसर इज वी कैन ऐड अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के तहत हम जितने मर्जी वेक्टर्स हों उनको ऐड कर सकते हैं। एंड द रूल इज, इसका रूल क्या होगा, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर n नंबर ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास कोई से n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, उसका रूल क्या होगा, पहला जो आपके पास वेक्टर होगा, ठीक है, उसका हेड जो होगा हम मिला देंगे दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। सही हो गया, जो रूल यहाँ पर था, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। अब इसी को हमने आगे रिपीट करना है। फिर अब ये जो हमारे पास है, अब ये हमारे पास पहला वेक्टर बन जाएगा। अब इसका जो वेक्टर का हेड है इससे हमने मिला देना होगा जो एक और वेक्टर होगा उसकी टेल के साथ। फिर मजीद जब आगे जाएंगे दोबारा इसी को रिपीट करेंगे। अब इस वेक्टर के हेड को मिला देंगे हमारे पास जो भी वेक्टर होगा उसकी टेल के साथ, दोबारा इसको मिला देंगे इसके हेड को किसी और वेक्टर की टेल के साथ। ये हमारे पास कहते हो वेक्टर, हमारे पास ये ए था, ये मेरे पास बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। n नंबर ऑफ वेक्टर्स आप लेते जाएं, ठीक है, जितने मर्जी वेक्टर्स हो। रूल आपने ये याद रखना है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ अटैच करना है, और उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, इन तमाम वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हम करते करते कोई हमारे पास ये लास्ट में हमारे पास, मैं कहता हूँ हम z तक पहुंच गए, ठीक है, z वेक्टर था हमारे पास। तो अब लास्ट में आपने क्या करना है, रिजल्टेंट भी एक ड्रा करना होगा। वो रिजल्टेंट क्या होगा, जो इन सारों को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो रिजल्टेंट का मेथड वही होगा, पहले वेक्टर की जो आपकी टेल होगी, अब जो पहले वेक्टर की टेल रह गई है इसको अटैच करना होगा जो लास्ट वेक्टर का हेड हमारा रह जाता है, ठीक है, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। और इसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सा होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। जैसे हमने बात की थी ए और बी के केस में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आंसर देता है, इन दोनों को ऐड कर देता है, ए प्लस बी। लेकिन n नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो उसके लिए क्या कर देगा, इन तमाम को क्या कर देगा, ऐड। तो मैं कह दूंगा ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कहाँ तक जाएगा, ये z तक चला जाएगा, ठीक है, इन तमाम को ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो इस तरीके से जो हेड टू टेल रूल है उसकी मदद से हम वेक्टर क्वांटिटीज को इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि हेड टू टेल रूल सिर्फ एप्लीकेबल होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। इसकी मदद से हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। हमने जस्ट ये किस लिए यूज़ करना होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको तो हम कॉमन जो मैथमेटिकल रूल है उसके जरिए से ही ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसके अंदर डायरेक्शन का हमने ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, डायरेक्शन का हमने ख्याल रखा है कि पहले का हेड दूसरे की टेल के साथ मिलना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन हमारी कौन सी होनी चाहिए। फिर लास्ट में हमने डायरेक्शन का ख्याल रखा, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखते हुए इनको ऐड करना होता है। तो इस तरीके से जो हमारा हेड टू टेल रूल है ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।